अब हम लोग देखेंगे पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफी बारी गेट में क्वेश्चंस पुट हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग एग्जैक्टली कहाँ पे चल रहे हैं और फिर मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने वीडियो नंबर 65 में आपको बताया था 9 कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। 9 कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स देखी थी, उसमें से हम लोग 8 कैटेगरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग 9th कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पिजन होल प्रिंसिपल। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ, ये 8 कैटेगरीज हमने कौन कौन सी कंप्लीट करी है और उसके बाद फिर मैं पिजन होल प्रिंसिपल को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो आपको याद आ रहा होगा, देखो ये परम्यूटेशन और ये कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन विद नो रिपीटेशन, देन लिमिटेड रिपीटेशन एंड देन अनलिमिटेड रिपीटेशन। ठीक है, याद आ रहा होगा। तो पहली कैटेगरी कौन सी होगी? परम्यूटेशन विद नो रिपीटेशन। इसका फॉर्मूला क्या था जी? एनपीआर। परम्यूटेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन, इसका फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। अनलिमिटेड परम्यूटेशन विद लिमिटेड परम्यूटेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन, दैट इज आवर थर्ड कैटेगरी। इसका फॉर्मूला था n पावर r। ठीक है। फोर्थ कैटेगरी कॉम्बिनेशन विद नो रिपीटेशन, दैट इज NCR। कॉम्बिनेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन, दैट इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शंस। ये सब कैटेगरी में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। और जो लास्ट दैट इज सिक्स्थ कैटेगरी थी, दैट इज कॉम्बिनेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन। इसके लिए हम लोग यूज करते थे n-1 प्लस RCR। ठीक है, टोटल ये होगी 6 कैटेगरी। सेवंथ कैटेगरी थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, जैसे हम कहते थे डिस्ट्रीब्यूट 7 टॉयज बिटवीन 3 चिल्ड्रन एंड सो ऑन। तो वो भी सब मैंने आपको अच्छे से डिटेल में दिखा दिया है। 8th कैटेगरी थी हमारे पास ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। इसमें हम लोगों ने देखे थे जैसे ए और बी, ए बट नॉट बी, है ना, बी बट नॉट ए, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी एंड सो ऑन। तो ये सब चीजें हमने देखी थी और अब हम लोग 9th कैटेगरी स्टार्ट करेंगे, दैट इज पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, हर एक कैटेगरी में मैंने आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स दिखाए थे और काफी सारी प्रॉब्लम्स कराई थी और उसके अंदर कुछ कुछ सब कैटेगरीज भी दिखाई थी। और मैंने आपको बार बार समझाया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज नॉट अ रैंडम थिंग, इट्स अ सिस्टम। ठीक है, तो हमें पहले कैटेगरी पहचाननी है, फिर सब कैटेगरी पहचाननी है, फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है और कुछ नहीं करना होता आपको एग्जाम में। ठीक है, बस फॉर्मूला आपको डिराइव करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप चीजों को रट के जाएंगे, थोड़ा सा भी ट्विस्ट होकर क्वेश्चन आ गया तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक एक बात का, एक एक फॉर्मूले का प्रूफ देता जा रहा हूं साथ साथ। ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग पिजन होल प्रिंसिपल देखेंगे और पिजन होल प्रिंसिपल को भी मैं आपको प्रॉपर्ली प्रूव करके दिखाऊंगा। ऑलरेडी इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है, बट स्टिल मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा ताकि आपका माइंड थोड़ा सा ओपन अप हो सके और आपके माइंड में चीजें प्रॉपर्ली फिट हो सके। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो मैं इस चीज को हटाता हूं और पिजन होल प्रिंसिपल को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो भाई, पिजन होल प्रिंसिपल में एग्जैक्टली क्या है। पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मतलब कीवर्ड्स। जैसे मैं आपको हर एक कैटेगरी में कीवर्ड्स दिखाता था, तो वैसे ही हमें यहाँ पे थोड़े से कीवर्ड्स देखने पड़ेंगे। याद आ रहा होगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम में मैं वर्ड यूज करता था डिस्ट्रीब्यूट। अगर कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट वर्ड आ गया तो मैं बोलता था डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम लग जाएगी। ऐसे ही डिवाइड आ गया, जैसे डिवाइड 5 टॉयज बिटवीन 3 चिल्ड्रंस, है ना, या डिवाइड 5 टॉयज या मेक या डिवाइड 5 टॉयज इनटू 3 ग्रुप्स, है ना, मतलब डिवाइड वाली बात आ गई या यू कैन से डिस्ट्रीब्यूट वाली बात आ गई तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम हो जाती थी। ऐसे ही ए और बी, ए बट नॉट बी, बी बट नॉट ए, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, नीदर ए नॉर बी एंड सो ऑन। तो ये सारे किसके कीवर्ड्स थे? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के, एंड सो ऑन। तो हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको याद आ रहा होगा, हर एक कैटेगरी में मैंने आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स दिए थे। तो पहले तो वही पिजन होल प्रिंसिपल में हम लोग कीवर्ड्स देखने की कोशिश करते हैं, इसके लिए कीवर्ड्स क्या क्या है। देखो जी, फर्स्ट कीवर्ड होगा एट लीस्ट हाउ मेनी, एट लीस्ट हाउ मेनी। ठीक है, और दूसरा होगा मिनिमम हाउ मेनी वेज, मिनिमम हाउ मेनी, सिंपली हम लिख सकते हैं मिनिमम हाउ मेनी वेज बोल दो या मिनिमम हाउ मेनी एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज याद रखना, एट लीस्ट, मिनिमम, ये सब चीजें पिजन होल प्रिंसिपल के क्वेश्चंस में आएंगी। ठीक है, ये सब कीवर्ड्स हैं। देखो जनरली आपको याद आ रहा होगा, ये भी एक किस्म से काउंटिंग प्रॉब्लम ही है ना। 9 कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स हमने देखी थी वो पीएनसी में। पीएनसी क्या है? एक किस्म से काउंटिंग प्रॉब्लम्स ही है। तो काउंटिंग प्रॉब्लम्स में मैंने आपको बताया था, काउंटिंग प्रॉब्लम्स की पहचान क्या होती है अभी? हाउ मेनी। जैसे मैं कहता था हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स, हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स स्टार्ट विद ए एंड विद बी एंड सो ऑन। तो वहां पे पहचान होती थी हाउ मेनी वाली, है ना। हर एक कैटेगरी में हम हाउ मेनी तो वर्ड यूज करते ही करते थे।
बट यहाँ पे क्या खास बात है, हाउ मेनी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एटलीस्ट हाउ मेनी या मिनिमम हाउ मेनी। ठीक है, एटलीस्ट या मिनिमम, इस बात से आप समझ पा रहे हो। देखो यहाँ पे हम लोग जनरली काउंटिंग प्रॉब्लम में हाउ मेनी क्यों कहते थे, क्योंकि वहां पे हम एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते थे, बट यहाँ पे मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं वर्ड यूज करूंगा एटलीस्ट या मिनिमम। ठीक है, ये बात याद रखना, हाउ मेनी नहीं आएगा यहाँ पे। जब भी पिजन होल प्रिंसिपल का क्वेश्चन होगा उसमें एटलीस्ट यूज होगा या मिनिमम यूज होगा। ठीक है, दीज आर द कीवर्ड्स जो हमें माइंड में रखने हैं। अच्छा, अब मैं आपको पिजन होल प्रिंसिपल दिखाता हूं, बट बेसिक सी बात एक और बता देता हूं। पिजन होल प्रिंसिपल एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक होता है बेसिक पिजन होल प्रिंसिपल और एक होता है एडवांस पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, बेसिक पिजन होल प्रिंसिपल जो है थोड़ी सी लूज स्टेटमेंट देता है, बहुत ज्यादा टाइट स्टेटमेंट नहीं दे पाता, बट एडवांस पिजन होल प्रिंसिपल हमें एकदम टाइट स्टेटमेंट देता है। ठीक है, या एग्जैक्ट स्टेटमेंट देने की कोशिश करेगा। मैं अभी आपको सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं टाइट या एग्जैक्ट स्टेटमेंट से क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है, तो रफ बात ही, मतलब मिनिमम या एटलीस्ट वाली बात ही है, बट थोड़ा सा स्ट्रांग बोल सकते हैं। ठीक है, टाइट बोलो, एग्जैक्ट बोलो या स्ट्रांग बोलो, स्ट्रांग ज्यादा अच्छा वर्ड है। ठीक है, ये थोड़ी सी स्ट्रांग स्टेटमेंट आपको देगा। चलो ठीक है, तो पहले मैं बेसिक सिखाऊंगा, उसके बाद में एडवांस में जाऊंगा। ठीक है, ओके, तो मैं साइड में हो रहा हूँ, आप प्लीज इन सब चीजों को फटाफट से नोट डाउन करो और फिर मैं बेसिक पिजन होल प्रिंसिपल स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं अभी इस चीज को हटा रहा हूं और अब हम लोग देखेंगे बेसिक पिजन होल प्रिंसिपल। तो देखो भाई, बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है। बेसिक पिजन होल प्रिंसिपल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, पीएचपी मींस पिजन होल प्रिंसिपल। देखो ये क्या कहता है कि इफ वी हैव n पिजन्स, या शॉर्ट में लिखो सीधा सीधा n पिजन्स, या सीधा ऐसे बोलते हैं, इफ n पिजन्स ऑक्यूपाई m pigeon holes, if n pigeons occupy n pigeon holes and n is greater than m, then at least one pigeon hole will have at least two pigeons, at least two pigeons। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा, और आपको लगेगा कि तो बिल्कुल बकवास सी बात है, मैंने थोड़ा मैथमेटिकली लिखा है बट मैं कोशिश करता हूं समझाने की। देखो n पिजन्स हैं और m पिजन होल्स हैं। ठीक है, तो पिजन्स है हमारे पास, ये मान लो जैसे 5 पिजन्स हैं और होल्स हमारे पास मान लेते हैं से 4 हैं। ठीक है, n पिजन्स और m पिजन होल्स, और अगर n बड़ा है m से, मतलब n बहुत ज्यादा है और होल्स कम है, तो पक्की बात है किसी ना किसी होल में कम से कम 2 पिजन जरूर होंगे। ये कह रहा है ये स्टेटमेंट। ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे तो बिल्कुल बकवास सी बात है ना, कि अगर पिजन्स ज्यादा हैं होल्स कम हैं तो किसी ना किसी होल में 2 या 2 से ज्यादा पिजन तो जरूर होंगे ही होंगे। बिल्कुल बेसिक सी बात है ना, बट इसमें ना कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत माइन्यूट पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रखने हैं, तब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाता हूँ, बहुत माइन्यूट से पॉइंट्स हैं, और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस आपको करा पाऊंगा। ठीक है, मैं इस चीज को हटा रहा हूँ। देखो भाई पॉइंट्स देखो, बहुत माइन्यूट से पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मैं क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करता हूँ। ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि इफ वी हैव 5 pigeons and 4 pigeon holes, देन या चलो क्वेश्चन ही मैं सीधा स्टेटमेंट देता हूं आपको। ठीक है, एक स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। इफ वी हैव 5 pigeons and 4 pigeon holes, then exactly one pigeon hole will have exactly 2 pigeons by pigeon hole principle। बताओ ये बात ठीक है कि नहीं। पिजन होल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैंने स्टेटमेंट दिया है, आप मुझे बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मैंने क्या बोला है, इफ वी हैव 5 pigeons and 4 pigeon holes, ठीक है, देन एग्जैक्टली 1 pigeon hole will have exactly 2 pigeons। बात बिल्कुल ठीक है भाई, है ना, आपको ऑब्वियस लगेगा। बना लो, ये देखो होल 1, होल 2, होल 3 और होल 4। ठीक है, 4 होल्स हैं हमारे पास। अच्छा जी, और पिजन्स कितने हैं, 5। तो आप क्या बोलोगे जी, P1 यहाँ गया, P2 यहाँ गया, P3 यहाँ गया, P4 यहाँ गया,
और P5 अब बचता है, P5 किसी ना किसी में जाके बैठ जाएगा, मान लेते हैं P5 यहाँ आ गया, तो होल 1 के अंदर 2 पिजन्स बैठे हैं। अगर P5 यहाँ के बैठ जाता तो मैं कहता होल 2 में 2 पिजन बैठे हैं, एंड सो ऑन, है ना। बात बिल्कुल ठीक है, बट एक्चुअली ये बात बिल्कुल गलत है। प्लीज ध्यान लगाओ मैंने स्टेटमेंट में क्या बोला, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत माइन्यूट पॉइंट्स है। मैंने क्या बोला था, एटलीस्ट 1 पिजन होल विल हैव एटलीस्ट 2 पिजन्स, ठीक है। कोई एग्जैक्ट बात नहीं बोली, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जैक्ट कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जैक्टली 1 पिजन होल विल हैव एग्जैक्टली 2 पिजन्स, ठीक है। एक बात ये भी ध्यान रखो, यहाँ पे जो मैंने जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, मैंने यहाँ पे एक इम्प्लिसिट अजम्पशन मान ली कि हर एक पिजन होल में कम से कम एक पिजन तो जाके बैठेगा। लेकिन क्या यहाँ पे मैंने ये बात बोली है? मैंने ये बात नहीं बोली है। तो इसका मतलब जिस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया है, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। पिजन होल प्रिंसिपल ने ये बात बिल्कुल नहीं कही कि कम से कम एक एक पिजन एक एक होल में जाके जरूर बैठेगा। तो आपने अपने हिसाब से कैसे बोल दी ये बात, ठीक है। तो पिजन होल प्रिंसिपल ये चीज बिल्कुल भी नहीं कहता। तो फिर पिजन होल प्रिंसिपल एग्जैक्टली कहता क्या है, मैं आपको वो समझाता हूं। देखो भाई, सपोज करो वही चीज, हमारे पास 4 होल्स हैं, से होल 1, होल 2, होल 3, होल 4, और 5 पिजन्स हैं, से P1 to P5, ठीक है। 4 होल्स हैं और 5 पिजन्स हैं हमारे पास। तो कितने वे से मैं इन 5 पिजन को इन होल्स में डाल सकता हूं, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। और वो डिपेंड करेगा कि हम पिजन्स को सबको डिस्टिंक्ट मानते हैं या सेम मानते हैं। अगर हम हर एक पिजन को डिस्टिंक्ट मानते होंगे तो आप गेस कर पा रहे होंगे ये कितना बन के आएगा, डिस्टिंक्ट। ये देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम हो जाएगी ना, डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट, और हमने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी। तो पिजन 1 के पास 4 पॉसिबिलिटी, पिजन 2 के पास भी 4 पॉसिबिलिटी, किसी भी होल में जाके बैठ सकता है, पिजन 3 के पास भी 4 पॉसिबिलिटी, एंड सो ऑन। तो 4 into 4 into 4 5 टाइम्स आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 4 पावर 5। तो अगर हम पिजन को डिस्टिंक्ट मानते हैं तो 4 पावर 5 यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशंस आएंगे। और अगर हम लोग पिजन को सेम मानते हैं कि सारे पिजन एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला दूसरा तीसरा सब एक जैसे हैं, जो कि जनरली हम लोग पिजन होल प्रिंसिपल में मानेंगे कि पिजन्स आर जस्ट लाइक आइडेंटिकल। एक्चुअली आइडेंटिकल ऑब्वियसली हो नहीं सकते, बट हम लोग एज्यूम करके चलेंगे। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम भी ये सब चीजें डिपेंड करेंगी, बट जनरली हम लोग एज्यूम करेंगे कि ऑल पिजन्स आर जस्ट लाइक आइडेंटिकल। हमें कोई फर्क नहीं कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, एंड सो ऑन, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारे इस टाइप के होंगे। तो अगर हम इस टाइप का सिनेरियो मानते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी जी, आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट, ठीक है। आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन वाली बात हो जाती है, n-1 प्लस RCR हो जाएगा, है ना। ये याद आ रहा है ना, n-1 प्लस RCR। इस टाइप से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, n क्या है, r क्या है, तो वही बात है, वो इक्वेशन की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बोल देंगे कि होल 1 H1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ पिजन्स इन होल 1, H2 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पिजन इन होल 2, एंड सो ऑन। तो H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 दैट मस्ट बी इक्वल टू 5। ये चीज याद आ रही है ना, ये सब चीजें मैं आपको पहले काफी बार बता चुका हूं। H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 दैट इज इक्वल टू 5। जबरदस्ती मैं चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो जबरदस्ती अननेसेसरी लंबा हो जाएगा, बट स्टिल थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर है, इसलिए। हाँ जी, तो H1 क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है, नंबर ऑफ पिजन्स इन होल 1, H2 रिप्रेजेंट करवा रहा है नंबर ऑफ पिजन इन होल 2, एंड सो ऑन। तो इन सब में जितने भी पिजन्स होंगे टोटल सम अप करके कितना आना चाहिए, 5, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 पिजन्स हैं। हाँ जी, तो फाइनली n क्या हो जाएगा जी, n हो जाएगा 4, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो 4 माइनस 1 प्लस r मतलब RHS, दैट इज नथिंग बट 5, n माइनस 1 प्लस r CR, ठीक है, CR, r मतलब 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जी, 8C5, 8C5 दैट इज नथिंग बट 8C3, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आएगा आंसर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 पावर 5 भी बहुत बड़ा नंबर है, 8C3 भी बहुत बड़ा नंबर है। तो जो जिस भी सिनेरियो को आप मान लो, चाहे डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट, चाहे आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट, हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे, और एग्जैक्टली कितने आएंगे वो भी मैंने आपको दिखा दिया। यू कैन से, या कितनी टाइप के सॉल्यूशंस हो सकती हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। मतलब कितने वे से हम लोग पिजन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं होल्स में, ये चीज हम एग्जैक्टली देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। दोबारा से बोलता हूं, अगर आइडेंटिकल पिजन से मान के चलते हैं तो 8C3 आंसर आएगा, और अगर हम लोग सारे पिजन्स को डिस्टिंक्ट मान के चलते हैं, होल्स तो ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट हैं ही, तो उस केस में कितना आंसर आ जाएगा, 4 पावर 5, ठीक है। तो इतने वे से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 5 पिजन्स को 4 होल्स में। अच्छा जी, तो अब इन सब वेज में क्या खास बात है, यू कैन से क्या बेसिक नेसेसिटी होगी या क्या बेसिक चीज होगी, वो हमें पिजन होल प्रिंसिपल बताता है। मतलब इन द सेंस, अगर मैं आपको कहता हूं कि 5 पिजन्स हैं और 4 होल्स हैं, तो आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ले लेना, मतलब चाहे अगर हम लोग ये आइडेंटिकल मान के चलते हैं, पिजन आइडेंटिकल है और होल्स डिफरेंट हैं, तो 8C3 वेज आ रहे हैं। 8C3 चलो मैं कैलकुलेट कर देता हूं, कितना आएगा जी, 8 into 7 into 6 डिवाइडेड बाय 3 into 2,
तो ये लो, ये गया 7 into 56, तो टोटल 56 वेज है। तो 56 वेज जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के, उन 56 के 56 वेज में हम एक बात ये चीज कह पाएंगे कि कम से कम एक होल में कम से कम 2 पिजन जरूर होंगे। मतलब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में आप किसी भी तरीके से 5 पिजन को 4 होल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कोई ऐसा वे नहीं आएगा कि किसी भी होल में 2 या 2 से ज्यादा पिजन ना हो, मतलब हर एक होल में ज्यादा से ज्यादा एक पिजन हो। दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट प्लीज आप मेरे वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ये चीज बहुत डीप में है और मैं चाहता हूं कि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ लें और गांठ बांध लें इस कंसेप्ट की। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिजन होल प्रिंसिपल के क्वेश्चन सॉल्व करने में। 99% स्टूडेंट्स को पिजन होल प्रिंसिपल समझ में आ जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठते तो वहां फंसते हैं। कारण यही है कि उनके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं होते हैं और ये बात बहुत रेयर है और काफी टीचर्स इस बात को स्किप कर देते हैं। तो प्लीज पूरे ध्यान से और फुल कंसंट्रेशन से सुनने की कोशिश करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सारे के सारे पिजन्स अगर एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, होल्स डिफरेंट हैं, तो 8C3 दैट इज नथिंग बट 56। टोटल 56 वेज से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं पिजन्स को होल्स में। ठीक है, अब इनमें से कोई भी ऐसा वे नहीं होगा जिसमें हम कहें कि कोई भी ऐसा वे नहीं होगा जिसमें हम कह सके कि हर एक होल में ज्यादा से ज्यादा एक एक पिजन है। मतलब हर एक वे में जिस भी तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, हर एक वे में कम से कम एक पिजन होल में कम से कम 2 पिजन जरूर होंगे। बस मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं, ये एग्जैक्ट कहता है पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये चीज नहीं बता रहा आपको कि एग्जैक्टली किस होल में कितने पिजन्स होंगे, ये चीज भी नहीं बता रहा अगर 2 पिजन है तो वो कौन से 2 पिजन होंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज माइंड में रखना ये बात। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले इसको फटाफट से नोट डाउन करो, मैं साइड में हो रहा हूं और फिर मैं चीजें आपको दोबारा से फटाफट से बताता हूं और फिर मैं कुछ कुछ बातें और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मैं हटा रहा हूं इस चीज को। ओके, तो हमने कुछ कुछ मिसकंसेप्शंस को सॉल्व करने की कोशिश की है पिजन होल प्रिंसिपल में। पहली मिसकंसेप्शन क्या आ रही थी कि एग्जैक्टली एक होल में 2 पिजन्स होंगे। अगर हम मानते हैं कि 5 पिजन्स हैं और 4 पिजन होल हैं, तो एग्जैक्टली एक होल में 2 पिजन बैठे होंगे और एग्जैक्टली एक होल में एग्जैक्टली 2 पिजन बैठे होंगे। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पिजन होल प्रिंसिपल ने ये चीज कहा ही नहीं है कि हर एक होल में कम से कम एक पिजन जरूर बैठेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, ये सब बातें लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं भैया। तो यू कैन से कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है जी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिजन होल प्रिंसिपल डज नॉट पुट रेस्ट्रिक्शन दैट एवरी होल must have at least one pigeon, ठीक है। So if 5 pigeons and 4 pigeon holes, then exactly 2 pigeons in 1 pigeon hole, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट, विच पिजन होल विल हैव 2 पिजन्स, ये बात भी पिजन होल प्रिंसिपल से नहीं आ सकती। ठीक है, किस होल में, किस पिजन होल में 2 पिजन बैठे होंगे, ये बात नहीं आ सकती पिजन होल प्रिंसिपल से। रादर ये क्वेश्चन फिर प्रोबेबिलिटी का हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी की होल 1 विल हैव 2 पिजन्स, प्रोबेबिलिटी की होल 2 विल हैव 2 पिजन्स एंड सो ऑन। तो वो सब चीजें मैं प्रोबेबिलिटी में डील कराऊंगा, यहां डील नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी, ये पिजन होल प्रिंसिपल का क्वेश्चन नहीं है, ये किसका क्वेश्चन हो जाएगा जी, प्रोबेबिलिटी का। ठीक है जी। अच्छा, थर्ड थिंग, which two pigeons in whole, which two pigeons, बस शॉर्ट में लेते हो, which two pigeons मतलब कौन से 2 पिजन्स होंगे जो कि एक होल में बैठे होंगे। इस बात का भी मैं आंसर नहीं कर सकता। अगेन पिजन होल प्रिंसिपल ये चीज नहीं बताएगा, ये चीज किस में चली जाएगी जी, प्रोबेबिलिटी में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा यू कैन से इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए पिजन होल प्रिंसिपल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो क्या चीज हमें समझ में आई, पिजन होल प्रिंसिपल ने ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली कि कम से कम एक एक पिजन एक एक होल में जाएगा। दूसरी चीज,
पिजन होल प्रिंसिपल ये चीज नहीं बताता आपको कि विच पिजन होल विल हैव टू पिजन, मतलब किस पिजन होल में दो या दो से ज्यादा पिजन जाके बैठेंगे, ये चीज वो नहीं बता सकता, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और थर्ड पॉइंट, विच टू पिजन्स, एग्जैक्टली कौन से दो पिजन्स की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि साथ साथ बैठे हैं, वो चीज भी हमें पिजन होल प्रिंसिपल नहीं बता सकता। अगेन वो भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी की P1 P2 सेम पिजन होल में जाके बैठ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट P2 P3 सेम पिजन होल में जाके बैठ रहे हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो सब चीजें प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं साइड में हो रहा हूँ, आप प्लीज इस सब चीजों को नोट डाउन करो, इन पॉइंट्स को अच्छे से लिख लो, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ और कुछ कुछ कंसेप्ट्स आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इस चीज को हटा रहा हूँ। हाँ जी, अब मैं कोशिश करता हूं आपको थोड़ा सा प्रूफ देने की, ठीक है, और कुछ कुछ बातें और मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो, प्रूफ करने से पहले ना मैं एक दो बात आपके साथ और करना चाहता हूं, फिर मैं पिजन होल प्रिंसिपल को प्रूव करूंगा, ठीक है। देखो, वही बात लेते हैं हम लोग, 5 पिजन्स एंड 4 पिजन होल्स, ठीक है। होल 1, होल 2, होल 3, होल 4, और पिजन है हमारे पास 5। तो किस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम ऐसे भी बोल सकते थे 4 0 0 0, मतलब चारों के, सॉरी 5 पिजन है ना, पांचों के पांचों को यहां उठा के बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पिजन होल प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या थी जी, एटलीस्ट वन पिजन होल विल हैव एटलीस्ट 2 पिजन्स। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है कि नहीं, एटलीस्ट वन पिजन होल, ठीक है जी, एक पिजन होल है, एटलीस्ट वन में वन आता है, विल हैव एटलीस्ट 2 पिजन्स, यहाँ पे 5 पिजन बैठे हैं, बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो एटलीस्ट वन पिजन होल विल हैव एटलीस्ट 2 पिजन्स, ये बात बिल्कुल ठीक है जी, पिजन होल प्रिंसिपल यहाँ पे सेटिस्फाइड है। अच्छा जी, 4 1 0 0, दिस इज यहाँ पे भी ऑल ट्रू हो गया, क्योंकि एटलीस्ट वन पिजन होल विल हैव एटलीस्ट 2 पिजन्स। अच्छा जी, उसके बाद 3 1 1 0, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड है, एटलीस्ट वन पिजन होल विल हैव एटलीस्ट 2 पिजन्स। 3 2 0 0, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड है, एटलीस्ट वन पिजन होल विल हैव एटलीस्ट 2 पिजन्स। यहाँ पे तो 2 पिजन होल है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा पिजन्स हैं, तो यहाँ पे भी बिल्कुल पिजन होल प्रिंसिपल सेटिस्फाइड है। अच्छा जी, फिर 2 2 1 0, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड है। अच्छा, सेटिस्फाइड कहां नहीं होगा, जब मैंने क्या बोला था, एटलीस्ट वन पिजन होल विल हैव एटलीस्ट 2 पिजन्स, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट क्या होगी, हर एक पिजन होल में ज्यादा से ज्यादा एक पिजन है। तो अगर हर एक पिजन होल में ज्यादा से ज्यादा एक पिजन है, तो लो जी, मैं वर्स्ट केस बनाता हूं और हर एक पिजन होल में एक एक पिजन घुसा देता हूं, तो अभी भी मैं 4 ही पिजन्स को ऑक्यूपाई करवा पाया हूं, 5वां पिजन कहां जाएगा। तो 5वां पिजन को डालने के लिए आपको इन चारों होल्स में से किसी ना किसी होल में उसको डालना पड़ेगा, मतलब 1 को काट के कहीं ना कहीं तो 2 आपको बनाना ही पड़ेगा, और यही एग्जैक्टली पिजन होल प्रिंसिपल कहता है। तो हमारा पिजन होल प्रिंसिपल अगेन सेटिस्फाई हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यही चीज मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर हमारे पास 5 पिजन्स हैं और 4 पिजन होल्स हैं, हम लोग पांचों पिजन्स को यू कैन से आइडेंटिकल मान लेते हैं, तो ऐसे टोटल डिस्ट्रीब्यूशंस पता है कितनी निकलेंगी, टोटल डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास 56 निकलेंगी, और 56 के 56 डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर ऐसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा जहां पे मैं कहूं कि हमारी पिजन होल प्रिंसिपल की स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। पिजन होल प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या कह रही है, एटलीस्ट वन पिजन होल विल हैव एटलीस्ट वन पिजन होल विल हैव एटलीस्ट 2 पिजन्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होगी, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तो मैन्युअली 56 के 56 डिस्ट्रीब्यूशंस लिखो और उसमें आप चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी ये वॉयलेट नहीं होगा। तो एग्जैक्टली समझ में आया, ये है पिजन होल प्रिंसिपल। तो ये रफ स्टेटमेंट दे रहा है आपको, एग्जैक्ट स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं दे रहा, ये नहीं बता रहा कि एग्जैक्टली किस होल में कितने पिजन जाएंगे एंड सो ऑन। ये चीज मैं आपको अभी बता भी चुका हूं, वो सब प्रोबेबिलिटी की बात हो जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं साइड में हो रहा हूं, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं प्रूफ आपको दिखाता हूं पिजन होल प्रिंसिपल का, ठीक है। ओके, हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ जी, तो पिजन होल प्रिंसिपल का प्रूफ देखो भाई, वैसे आपको लगेगा कि जानने की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है गेट, बट स्टिल आपको प्रूफ आने चाहिए, क्योंकि चीजें थोड़ी सी भी मॉडिफाई होके आ गई तो आप लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, और रादर पूछ भी सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं कि पिजन होल प्रिंसिपल के स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे सकते हैं आपको, और पूछ सकते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट पिजन होल प्रिंसिपल है या नहीं है, ये क्या ये स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट है पिजन होल प्रिंसिपल का या नहीं, एंड सो ऑन। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए प्रूफ जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पेशेंस के साथ देखना, टफ नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे पिजन होल प्रिंसिपल आपको ऑब्वियस लगा है बिल्कुल, तो प्रूफ भी आपको बिल्कुल ऑब्वियस लगेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो भाई, प्रूफ देखो भाई, बेसिक पिजन होल प्रिंसिपल का।
प्रूफ ऑफ बेसिक पिजन होल प्रिंसिपल। देखो हम क्या करेंगे, हम पिजन होल प्रिंसिपल को इनडायरेक्टली प्रूव करेंगे, हम लोग डायरेक्टली प्रूव नहीं करेंगे। मतलब इन द सेंस मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल इज फॉल्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल इज फॉल्स। तो एक बात आपको याद आ रही होगी, बिल्कुल बेसिक सी बात है, लॉजिक में मैंने आपको समझाया था, एक प्रोपोजिशन ए है और एक है ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं कहता हूं कि ए कॉम्प्लीमेंट फॉल्स है, मतलब प्रोपोजिशन ए कॉम्प्लीमेंट इज फॉल्स, तो पक्की बात है जी ए हमारी ट्रू होगी। ऑब्वियसली बात है, अगर कॉम्प्लीमेंट फॉल्स है तो एक्चुअल स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। ये चीज हम प्रोपोजिशंस में आपको दिखा चुके हैं, रादर लॉजिक में मैंने आपको बहुत सारी चीजें ऐसे करके आपको दिखाई थी, तो वही चीज मैं यहाँ यूज करूंगा। मैं क्या कहूंगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल इज फॉल्स। अगर मैं किसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल फॉल्स ट्रू कर गया तो मैं क्या कह दूंगा जी, एक्चुअल ओरिजिनल पिजन होल प्रिंसिपल ट्रू है। ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे देखो पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है, शॉर्ट में मैं लिखता हूं एट लीस्ट one pigeon hole will have at least 2 pigeons। ठीक है, और खास बात क्या होती थी, n must be greater than m, और n क्या था जी, pigeons, और m क्या था जी, pigeon holes। ठीक है, तो pigeons ज्यादा हैं pigeon holes से, तो कम से कम एक pigeon hole में कम से कम 2 pigeon जरूर बैठे होंगे। प्लीज बार बार मैं बोलता हूँ, याद रखना जी, एटलीस्ट 2 बार आया है, जो मैंने डेफिनेशन लेके दिखाई थी वहां पे भी 2 बार मैंने एटलीस्ट लिखा था। एटलीस्ट 1 पिजन होल, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा एटलीस्ट 2 पिजन्स, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 पिजन बैठेंगे, एटलीस्ट 2 पिजन्स होंगे। ठीक है, ओके, चलो ठीक है जी। अब मैं बार बार नहीं बोलता, चीजों को प्रूव करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। n पिजन्स हैं और m पिजन होल हैं, n हमारे पास ज्यादा है m से, तो पिजन होल प्रिंसिपल क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 पिजन होल विल हैव एटलीस्ट 2 पिजन्स। तो पहले तो जरा मुझे इसकी कॉम्प्लीमेंट बताओ जी, कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट क्या होगी, कम से कम एक पिजन होल में कम से कम 2 पिजन्स तो हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एवरी पिजन होल विल हैव एट मोस्ट 1 पिजन। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, कॉम्प्लीमेंट चीजें मैं आपको काफी और पहले बता भी चुका हूं। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी, एट लीस्ट, या सॉरी, एवरी पिजन होल विल हैव एट मोस्ट 1 पिजन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई थिंक समझ में आ रहा होगा ना। एटलीस्ट 1 पिजन होल है, एक या एक से ज्यादा पिजन होल में 2 या 2 से ज्यादा पिजन है, तो अगर एक या एक से ज्यादा पिजन होल में 2 या 2 से ज्यादा पिजन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी, हर एक पिजन होल में ज्यादा से ज्यादा एक ही पिजन है। आप अगर समझ नहीं आ रहा तो लॉजिक में इसको लिख सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। मैं बार बार चीजों में लॉजिक में घुसूंगा और वहां प्रूव करूंगा तो वीडियो नेसेसरी लंबा होगा। आप अपने आप से इस स्टेटमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, लॉजिक में मैंने आपको ये सब चीजें अच्छे से समझा रखे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इंट्यूशन से या कॉमन सेंस से प्रूव करना चाह रहा हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ओके जी। तो एवरी पिजन होल विल हैव एट मोस्ट 1 पिजन, ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। तो एट मोस्ट 1 पिजन है ना, तो आप यहाँ पे वर्स्ट केस की बात करो। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट, मैं यहाँ लिखता हूं वर्स्ट केस। वर्स्ट केस मतलब इन द सेंस यहाँ पे एट मोस्ट 1 पिजन है, तो वर्स्ट केस क्या होगा जी, एग्जैक्टली 1 पिजन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक पिजन हो सकता है, तो जबरदस्ती आप कितना कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकते हैं, 1 पिजन, तो मैंने इसलिए बोल दिया एग्जैक्टली 1 पिजन। हाँ जी, तो वर्स्ट केस क्या होगा, एग्जैक्टली 1 पिजन इन एवरी होल, पिजन इन एवरी होल। ठीक है, हर एक होल में एग्जैक्टली एक एक पिजन बैठा है। अच्छा जी, तो अगर हर एक होल में एग्जैक्टली एक एक पिजन बैठा है तो मैं कितने पिजन्स को एडजस्ट कर पाऊंगा, देखो m पिजन होल है और n पिजन है, तो m पिजन्स को ही मैं ऑक्यूपाई करवा पाऊंगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आएगा, m पिजन्स सिट इन m पिजन होल्स। ऑब्वियस सी बात है, m पिजन्स कहां जाके बैठेंगे, m पिजन होल में। बट मैंने कहा क्या था आपको, मैंने कहा था n इज ग्रेटर देन m, तो सिर्फ एक फालतू मान लो, n ग्रेटर देन m है ना, तो आप सिंपली बोल दो m प्लस 1, क्योंकि m प्लस 1 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन m ना, तो m प्लस 1 पिजन आप मान लो। तो अगर आपने m प्लस 1 पिजन मान लिए और आपने m पिजन को अभी यहां पे बिठाया है, व्हाट अबाउट माय लास्ट पिजन, वो कहां जाके बैठेगा जी, लास्ट पिजन को आपको जो m होल्स में एडजस्ट किए थे उनमें से किसी ना किसी होल में जाकर के इस लास्ट पिजन को तो आपको बिठाना पड़ेगा। तो बस जैसे ही आप बिठाएंगे तो आपकी स्टेटमेंट जो आपने कॉम्प्लीमेंट वाली बात कही थी वो एकदम फॉल्स हो जाएगी, और अगर कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट फॉल्स है
तो पक्की बात है एक्चुअल स्टेटमेंट मेरी ट्रू हो जाएगी। समझ गए ना कॉम्प्लीमेंट क्यों फॉल्स? क्योंकि इसने क्या कहा था, एवरी पिजन होल विल हैव एट मोस्ट वन पिजन, लेकिन आपने तो किसी ना किसी होल में 2 पिजन बिठा दिए, तो पक्की बात है हमारा पिजन होल प्रिंसिपल ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट एकदम फॉल्स हो रही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा प्रूफ क्या है ना? तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता था, आप देखो सिंपली अगर मैं बोलूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे देखो, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था, 5 पिजन्स हैं हमारे पास और 4 होल्स हैं, तो पक्की बात है आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे जी, वर्स्ट केस में आप एक एक पिजन यहाँ बिठा देते, तो अभी तक आप 4 ही पिजन्स को ऑक्यूपाई करवा पाए हो ना, 5वें पिजन का क्या करोगे? तो 5वें पिजन को इन 4 होल में से किसी ना किसी होल में जरूर डालना पड़ेगा, तो बस हमारा इनडायरेक्टली पिजन होल प्रिंसिपल ट्रू हो गया। ठीक है, मैं साइड में हो रहा हूं, आप प्लीज इस सब चीजों को नोट डाउन करो। दिस इज द बेसिक प्रूफ ऑफ योर बेसिक पिजन होल प्रिंसिपल। बहुत ज्यादा मैथमेटिकल, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूं मैं सिंपल आपको इंट्यूशन से प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ओके। क्वेश्चंस मैंने आपको कराने हैं, क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ी देर में कराऊंगा, पहले मैं आपको एडवांस पिजन होल प्रिंसिपल भी करा देता हूं, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस पे जंप करूंगा। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इस चीज को हटा रहा हूं। अब मैं एडवांस पिजन होल प्रिंसिपल आपको दिखाता हूं। ठीक है, अच्छा जी, तो एडवांस पिजन होल प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें बेसिक बात समझनी पड़ेगी कि हमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट की जरूरत ही क्यों है। बेसिक पिजन होल प्रिंसिपल अपना सारा काम कर तो देगा, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट या यू कैन से ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट की हमें क्या जरूरत पड़ रही है, मैं भी आपको समझाता हूं, फिर आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा काम। ठीक है, ओके। तो जैसे सपोज करो मैं आपको यहां पे कहता हूं, ठीक है, जैसे हम मानते हैं कि वी हैव से 10 पिजन्स, ठीक है, 10 पिजन्स एंड 3 पिजन होल्स। ठीक है, 10 पिजन्स हैं और 3 पिजन होल्स हैं, तो बेसिक पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहेगा? बेसिक पिजन होल प्रिंसिपल कहेगा कि एटलीस्ट 1 पिजन होल, शॉर्ट पे लिख रहा हूं, ठीक है, ये हो गया ना, एटलीस्ट वन पिजन होल विल हैव at least 2 pigeons, at least 2 pigeons, इतना बात कह के वो भाग जाएगा बेसिक पिजन होल प्रिंसिपल। बट अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचेंगे, देखो 10 पिजन्स है ना और 3 पिजन होल्स हैं, ये देखो मैं बनाता हूं, होल 1, होल 2, होल 3, 3 होल्स हैं और 10 पिजन्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखो जी 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने अभी आपको बेसिक में समझाया था वैसे यहां पे करने की कोशिश कर रहा हूं, 7 8 9 तक मैंने यहां खर्च कर लिया ना पिजन्स। अब 10th पिजन जो होगा वो किसी ना किसी होल में जाके बैठेगा, अगेन किस एग्जैक्टली किस होल में जाके बैठेगा मुझे नहीं पता, और ये 1 2 3 4 तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि हम मान रहे रफली की पिजन सारे एक जैसे ही हैं। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे 10 घुसा देता हूं, तो किसी ना किसी होल में मैं क्या कहना चाहता हूं, यहाँ पे 4 पिजन जरूर होंगे, रादर किसी ना किसी होल में एटलीस्ट 4 पिजन जरूर होंगे। ये स्टेटमेंट ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ना आपको, बजाय स्टेटमेंट के एटलीस्ट 2 पिजन होंगे। ये बेसिक पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहेगा जी, एटलीस्ट 1 पिजन होल विल हैव एटलीस्ट 2 पिजन्स, लेकिन यहां पे मैं कॉमन सेंस से ये बात कह पा रहा हूं कि एटलीस्ट 1 पिजन होल विल हैव एटलीस्ट 4 पिजन्स, कम से कम 4 पिजन जरूर होंगे। तो ये स्टेटमेंट ज्यादा ब्यूटीफुल है ना, ये स्टेटमेंट आपको एडवांस पिजन होल प्रिंसिपल से आएगी समझ। ठीक है, तो इसलिए हमें एडवांस पिजन होल प्रिंसिपल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एडवांस पिजन होल प्रिंसिपल थोड़ी और ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट आपको देगा। 2 कहना और 4 कहना, 4 ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ना, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट और ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट आपको देगा, इसलिए हमें इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो आप पार्टी में गए, ठीक है, उसमें पार्टी में हम मान लेते हैं से 22 पर्सन आए, 22 लोग आए, ठीक है, और मैं कहता हूं कि क्वेश्चन मैं पूछता हूं लोगों से कि हाउ मेनी पर्सन्स या एटलीस्ट हाउ मेनी पर्सन्स विल हैव सेम बर्थ डे मतलब सेम डे पे पैदा हुए, ठीक है, एटलीस्ट हाउ मेनी ऑन सेम डे, एटलीस्ट हाउ मेनी हैव सेम डे ऑफ बर्थ, ठीक है, हैव सेम डे ऑफ बर्थ। अच्छा जी, तो कितने लोगों का होगा? कॉमन सेंस से आप सोचो, देखो वर्स्ट केस मानो, वर्स्ट केस मतलब सबका अलग अलग मानने की कोशिश करो, डे 7 डेज होते हैं ना, तो अगर 7 लोग होते तो वर्स्ट केस में बोलता कि 7 का अलग अलग दिन पे आया होगा बर्थडे, किसी का संडे, किसी का मंडे, किसी का ट्यूसडे एंड सो ऑन। 7 लोग हो गए ना, यहाँ पे 22 है,
तो फिर और 7 ले लो, समझ रहे हो, तो और 7 ले लोगे तो 14 आ जाएंगे, तो उनको भी हमने अलग अलग रखा। अच्छा जी, उसके बाद फिर 21 आ जाएंगे, तो 21 को भी मैंने अलग अलग करने की कोशिश की, बट जैसे ही 22 आएगा, मैं लिखता हूं ऐसे समझ नहीं आएगा, ये देखो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, या ऐसे प्रॉपर लिखें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो पर्सन 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही 8 9 10 11 12 13 14, देन 15 16 17 18 19 20 20, वर्स्ट केस बात करो, बिल्कुल वर्स्ट केस। और जब 22 की बारी आएगी तो मैं कहूंगा कि कम से कम 4 लोगों का तो सेम डे पे बर्थडे होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछूंगा ना, एटलीस्ट हाउ मेनी विल हैव सेम डे ऑफ बर्थ, तो मैं बोलूंगा पार्टी में कम से कम 4 हैंड ऊपर उठेंगे। समझ में आ रहा है, कम से कम 4 हैंड ऊपर उठेंगे, और हम एग्जैक्टली डे नहीं बता पाएंगे कि किस डे पे वो बर्थडे होगा। वो तो ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ मेनी विल हैव बर्थडे ऑन संडे, तो ऐसे कुछ कुछ हाथ उठेंगे, हाउ मेनी विल हैव बर्थडे ऑन मंडे, ऐसे कुछ कुछ हाथ उठेंगे। तो किसी ना किसी डे में जब आप ऐसे अनाउंसमेंट कर रहे होगे, तो किसी ना किसी डे में 4 हाथ जरूर उठेंगे, कम से कम 4 हाथ जरूर उठेंगे। एक ज्यादा अच्छी स्टेटमेंट है ना, ये आपको एडवांस पिजन होल प्रिंसिपल ने बताई है, बेसिक नहीं बोल सकता। बेसिक तो इतना कह के चला जाएगा जी 2 हाथ उठेंगे कम से कम, 2 से तो ज्यादा बेटर 4 है ना, समझे हो, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट है, तो इसलिए मेरे को ये प्रिंसिपल पढ़ना है। डिटेल में अभी आपको कराऊंगा, जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां अच्छे से और समझ में आ जाएगा, बट बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी, तरीका भी आपको समझ में आ चुका है कि पिजन होल प्रिंसिपल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, कॉमन सेंस हम कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट करते जाओ, अलग अलग करते जाओ उनको, जितना ज्यादा हो सकता है अलग अलग करो, उसके बाद फिर फाइनली आप देख लेना कि कहां पे मैचिंग हो रही है, एंड सॉन। देखा ना, मैंने सबको अलग अलग करने की कोशिश की है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है जी, अब मैं इस चीज को हटाता हूँ और एडवांस पिजन होल प्रिंसिपल की स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, चलो मैं हटा रहा हूँ इसको। हाँ जी, तो अब देखते हैं जरा एडवांस पिजन होल प्रिंसिपल स्टेटमेंट क्या दे रहा है, और फिर मैं वही बात है उसका प्रूफ भी दूंगा और आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चीजें समझाने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, ओके, तो देखो एडवांस पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है। एडवांस्ड पिजन होल प्रिंसिपल, ठीक है, ये कहता है कि इफ n pigeons occupy m pigeonhole and n is greater than m, then at least one pigeonhole will have at least n by m का सीलिंग फंक्शन और n माइनस 1 बाय m का फ्लोर फंक्शन प्लस 1 पिजन्स। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट है, इफ n पिजन्स ऑक्यूपाई m पिजन होल्स एंड n इज ग्रेटर देन m, मतलब वही बात, पिजन्स ज्यादा है होल से, देन एटलीस्ट 1 पिजन होल, कम से कम एक पिजन होल ऐसा जरूर होगा जिसमें एटलीस्ट, देख रहे हो बार बार एटलीस्ट, एग्जैक्टली तो बोलना ही नहीं ना, पिजन होल प्रिंसिपल में एग्जैक्टली कुछ नहीं बोलना, विल हैव एटलीस्ट n बाय m का सीलिंग फंक्शन और n माइनस m का फ्लोर फंक्शन प्लस 1 पिजन्स। ठीक है, तो पहली बात तो आपको मैं ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि n बाय m और n माइनस 1 बाय m का फ्लोर फंक्शन प्लस 1, ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सेम है, दोनों का आंसर एकदम सेम आएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूं, देखो भाई, n बाय m फ्लोर और n माइनस 1 बाय m का फ्लोर फंक्शन, सॉरी n बाय m का सीलिंग फंक्शन और n माइनस 1 बाय m का फ्लोर फंक्शन प्लस 1, ये दोनों एकदम सेम है। मैं दोबारा से बोलता हूं, n बाय m का सीलिंग फंक्शन और ये क्या था, n माइनस 1 बाय m का फ्लोर फंक्शन प्लस 1 पिजन, तो दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सेम है। मैं इस चीज को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो भाई, पहली बात तो ये समझो, जैसे मैंने भी आपको क्वेश्चन कराया था ये डे वाला, तो हमने वहां पे 22 लोग लिए थे ना, 22, तो 22 बाय 7, ठीक है, सीधी सी बात है। देखो ऐसे समझो, अगर 21 बाई 21 लोग होते और 7 दिन होते, तो हम क्या कह सकते थे कि किसी ना किसी, मतलब यू कैन से कि तीन लोगों का तो सेम डे पे बर्थडे आएगा ही आएगा। मैं क्यों कह पाता, क्योंकि 21 बाय 7 कर देता मैं, और मैं क्या कहता, देखो डिवाइड करने का लॉजिक पता है आपको, डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, 21 डिवाइडेड बाय 7 का मतलब क्या होगा कि 21 के मैं कितने टुकड़े कर सकता हूं, 7 साइजेस के, तो 7 साइजेस के 21 के मैं 3 टुकड़े कर सकता हूं, तब मैं बोलता हूं 7 + 7 + 7 दैट इज नथिंग बट 21।
इसलिए 3 आंसर आता है। बात समझ में आई? 21/7 का आंसर 3 क्यों आता है? क्योंकि मैं 7 को 3 बारी ऐड करूंगा तब जाके 21 बन के आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये होल मान लो, 3 होल्स होते अगर हमारे पास और 21 लोगों को मेरे को बिठाना होता उसमें, तो पक्की बात है हर एक होल में 7 लोग तो कम से कम बैठेंगे। ये चीज होगी ना, 7 + 7 + 7 = 21। ठीक है जी। या फिर अगर हमारे पास 7 होल्स होते तो पक्की बात है ये 3 देख रहे हो, हर एक होल में मैं 3-3 पिजन्स को बिठा देता। 7 होल्स होते, होल 1 होल 2 अप टू होल 7, अगर 7 होल्स होते मेरे पास तो पक्की बात है मैं 3-3 पिजन एक होल में बिठा देता और मैं क्या कह देता कि 3 + 3 + 3 अप टू 7 टाइम्स दैट इज नथिंग बट 21। किसी भी तरीके से आप सोच सकते हो, जो आपको तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से सोच सकते हो। तो बेसिक डिवीजन का मीनिंग क्लियर हुआ क्या है? तो अगर आपको डिवीजन का मीनिंग क्लियर हुआ है तो बस अब आपको पिजनहोल प्रिंसिपल का प्रूफ भी बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ जी, तो ये चीज क्या कह रही है, सीलिंग फंक्शन क्या कहना चाह रहा है, कॉमन सेंस से सोचो। देखो जी, 21/7 का आंसर जो 3 आ गया, बट अगर मैं 22/7 लेके आऊंगा तो इसका आंसर कितना आएगा जी? इसका आंसर आएगा 3.1 अप्रोक्सीमेटली, है ना, 3.1 समथिंग कुछ आएगा। तो मैं क्या कहूंगा कि अगर आपके पास 7 डेज हैं तो हर एक दिन पे 3.1 लोगों का सेम बर्थडे आया होगा। 3.1 तो आपको लेगा कि क्या बकवास बात है भाई, 3.1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हम फिर क्या करेंगे, हम ऐसे बोलेंगे 3.1 का सेंस नहीं बनता तो हम 3-3 डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 3-3 अगर अगर एक दिन में 3-3 लोगों को मैं एडजस्ट करता हूं तो 21 लोग ही एडजस्ट हो पाते हैं। तो 22वें का क्या हाल होगा? तो 22वां मतलब किसी न किसी डे में और ज्यादा रिपीट जरूर करेगा। मतलब समझ आ रहा है? देखो अगर मैं 3-3 को एडजस्ट करूंगा तो 7 3 21, तो 21 लोगों को ही मैं एडजस्ट कर पाऊंगा। तो 3-3 के पेयर्स बनते चले जाएंगे, हर एक दिन में 3-3 लोगों के बर्थडे आते जाएंगे। बट जब मैं 22 आदमी को पिक करूंगा तो जो 22 आदमी होगा वो किसी ना किसी डे पे जरूर जाके फिक्स होगा ही होगा। तो पक्की बात है 4 लोगों का बर्थडे सेम डे पे जरूर आएगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं बेसिक सी बात है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो फिर सीधी सी बात है 3.1 से मुझे नहीं चाहिए, मेरे को 3.1 को 4 बना के आंसर चाहिए। तो अगर 3.1 को 4 बनाना है तो आप कॉमन सेंस से सोचो भाई, 22/7 का सीलिंग फंक्शन मुझे लेना पड़ेगा और जैसे ही मैं सीलिंग फंक्शन लूंगा तो आंसर आपको पता है 4 आएगा, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी आया तो हम उसको 4 बना देते हैं। यही होता है ना सीलिंग फंक्शन। ठीक है, और फ्लोर फंक्शन क्या करता है, नीचे वाली वैल्यू लेके आता है। तो अब आप यहीं से देखो, मैं कोशिश करता हूं इन दोनों चीजों को प्रूव करने की। n/m का सीलिंग फंक्शन हमें 4 दे रहा है, बट n/m मतलब 22/7, 22 क्या है जी, n क्या है पिजन्स और m क्या है होल्स। तो 22 पिजन्स और 7 होल्स है हमारे पास। अगर मैंने इसका फ्लोर फंक्शन ले लिया तो ये आंसर मुझे 3 देगा, बट मुझे तो आंसर 4 चाहिए था। तो आपको लगेगा कि आप कॉमन सेंस से ये चीज सोचेंगे, देखो जी n/m का सीलिंग फंक्शन या फिर n/m का फ्लोर फंक्शन +1, ये दोनों चीजें बराबर होंगे। आपके मन में ये डाउट आ सकता है और जैसी बात है आएगा भी सही, क्योंकि हम जिस हिसाब से नंबर्स ले रहे हैं उस हिसाब से डाउट आना बनता भी है आपका। 22/7 कर रहे हैं, सीलिंग फंक्शन लेके आ रहे हैं तो 4 आंसर आ रहा है, बट 22/7 का फ्लोर फंक्शन लेते हैं तो 3 आंसर आता है। 4 लाने के लिए मुझे +1 करके तब जाके 4 आएगा। तो आपके मन में ये चीज बैठेगी बात, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ठीक है ये बात। मैं और कोशिश करता हूं आपको समझाने की, तब आपको और क्लैरिटी आएगी। चलो मैं यहाँ दिखता हूँ, अभी रब नहीं करता, मैं यहाँ कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। हाँ जी, 23 ले लो जी, 23/7 का फ्लोर फंक्शन ये कितना देगा आंसर 3, और 23/7 का सीलिंग फंक्शन ये कितना आंसर देगा जी 4। तो 3 + 1 अगेन 3 + 1 करके ही मैं 4 तक पहुंच पाऊंगा। 25 ले लो, 26 जो मन कर रहा है वो ले लो, 25 ले लो, 25/7। ठीक है जी, तो सीलिंग फंक्शन क्या दे देगा 4, बट 25/7 का फ्लोर फंक्शन आपको क्या देगा जी 3। तो 3 + 1 = 4, ऐसे ही हम ला पाएंगे। तो आपको लगेगा कि +1 करके आंसर आएगा, बट अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल निकला ना, वहां पे आप फंस जाएंगे। मतलब n डिविजिबल निकला m के, तो जैसे 21 ले लो तो अब आपको समझ में आएगा। यहां करूं, चलो मैं यहां करता हूं। देखो जी 21/7 का सीलिंग फंक्शन ये क्या आंसर देगा जी 3। 21/7 का फ्लोर फंक्शन ये क्या आंसर देगा जी 3। और अगर आपने ये +1 वाली बात पे अड़े रहे तो 3 + 1 करके आंसर आप तो 4 बोल दोगे, बट आंसर तो 3 आ रहा है। तो ये दोनों कहां से बराबर हुए? तो जब डिविजिबल होते हैं वहां पे मैं फंस जाता हूं। तो जब डिविजिबल है तो वहां फंस रहा हूं, तो बेटर वे क्या है, आप वो डिविजिबल वाली बात को इनडायरेक्टली हटाने की कोशिश करो। तो इसलिए जब भी 21 आएगा तो अगर आपने उसको 20 बना दिया, मतलब -1 कर दिया,
तो मेरा काम ही खत्म है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, अब देखो यहां पे ये चीज समझो, ऑब्वियस ही बात है n अपॉन m का सीलिंग फंक्शन और n माइनस वन बाय m प्लस वन, ये चीज अभी मेरे को प्रूव करना है कि सेम आएंगी, बट ये चीज ऑब्वियस है कि आप ये वैल्यूज पुट करके देखना अपने आप, प्लीज मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। 23/7 करके देखना, 25/7 करके देखना, 22/7 करके देखना, ये दोनों चीजें एकदम बराबर आएंगी। तो प्रॉब्लम कहाँ है कि प्रॉब्लम जब डिविजिबल वाली बात थी वहां प्रॉब्लम आती थी, तो उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया आपको। जब डिविजिबल होगा, जैसे 21 लेके आओगे तो ये क्या बना देगा जी, 21 माइनस वन दैट इज 20, 20/7 करोगे तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि हम फ्लोर फंक्शन लेके आ रहे हैं, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो फ्लोर लेके आएगा मतलब 2 लेके आएगा, 2 + 1 3, और ये तो 21/7 आपको अपने आप से 3 दे ही रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सेम है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सेम है तो आपको लगेगा फिर हम ये दोनों स्टेटमेंट पढ़नी ही क्यों है ना, एक फॉर्मूला याद कर लेते, दो फालतू के फॉर्मूला हमें क्यों याद करने पड़ रहे हैं। एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला ना आपको रिवर्स क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, जब भी हम लोग रिवर्स उल्टे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे होंगे वहां पे ये फॉर्मूला मुझे बहुत हेल्प देगा। ये वाला फॉर्मूला मुझे इतनी ज्यादा हेल्प नहीं दे पाएगा उल्टे क्वेश्चन में, मैं भी आपको समझाऊंगा उल्टे क्वेश्चन कैसे होते हैं, बट फिलहाल के लिए आप याद रखना रिवर्स क्वेश्चन में ये फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा, ये इतना काम नहीं आएगा। ठीक है, मैं अभी आपको सिखाता हूं फिर आपको समझ में आएगा। ओके, देखो भाई मैं साइड में आ रहा हूं, आप इसको चीजों को नोट डाउन करो, मैं रब कर रहा हूं फिर क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। ठीक है, ओके चलो, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, मैं हटा रहा हूं इसको। हाँ जी, पहले तो सिंपल क्वेश्चन देखो एक दो, और फिर मैं रिवर्स क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको चीजें समझ में आएंगी। हाँ जी, तो पहले तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, से 22 pigeons and 5 pigeon holes, ये चलो 21 लो। ठीक है, 21 pigeons and 5 pigeon holes, तो हाउ मैनी, या एट लीस्ट हाउ मैनी pigeons इन सेम pigeon hole। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना भाई, सेम, ये सेम वर्ड जब भी आएगा तो याद रखना है पिजन होल प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। तो एक और कीवर्ड आ गया आपके पास पिजन होल प्रिंसिपल के लिए। तो क्या क्या कीवर्ड्स हम लोग देख चुके हैं, पहला हमने देखा था एटलीस्ट हाउ मेनी, एटलीस्ट हाउ मेनी, फिर हमने देखा था मिनिमम हाउ मेनी वेज या मिनिमम हाउ मेनी। ठीक है जी, और सेम, ये सेम भी जब नजर आएगा तो आप समझ लेना कि पिजन होल प्रिंसिपल शायद कहीं ना कहीं लग सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैं आपको, अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूं, जब मैं डिटेल में जाऊंगा और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पे पिजन क्या है और होल क्या है ये पहचान करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो जहां पे भी सेम नजर आएगा ना वो हमेशा पिजन होल होगा। ठीक है, डिटेल में मैं आपको अभी जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां समझाऊंगा, बट बेसिक बात हमेशा याद रखना, जब भी सेम वर्ड यूज होगा तो सेम किसके साथ आएगा जी, पिजन होल के साथ आएगा। तो अगर आपको पिजन होल की पहचान होगी तो पक्की बात है जी दो ही चीजें होंगी क्वेश्चन में, तो एक पिजन होल की पहचान हो चुकी है तो पक्की बात है दूसरा क्या होगा जी, पिजन्स होंगे। तो फिर हम क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व कर जाएंगे। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं जो हमने फॉर्मूला लगाना है n/m, तो n क्या होता है भाई पिजन्स, और m क्या होता है जी होल्स होते हैं। तो n और m की ही क्वेश्चन में आपको पहचाननी होगी ढंग से कि n एग्जैक्टली क्या और m एग्जैक्टली क्या है। तो जब आपको सेम वर्ड नजर आएगा तो सेम का मतलब आप समझ जाना कि ये पिजन होल है, मतलब वो m है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है जी, हाँ अब बताओ भाई इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे। 21 pigeons and 5 pigeons holes, हाउ एट लीस्ट हाउ मेनी pigeons in same pigeon hole। तो वही बात है, देखो स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट से मैं आंसर करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कहा है कि एटलीस्ट हाउ मेनी pigeons, तो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना ज्यादा बेटर है। तो एडवांस पिजन होल प्रिंसिपल से सॉल्व करूंगा तो सीधे सीधा बोलेंगे भाई n/m का सीलिंग फंक्शन, दिस इज माय आंसर। n क्या है जी 21 और m क्या है जी 5, इसका सीलिंग फंक्शन, तो इट कम्स आउट टू बी 5। तो एटलीस्ट वन पिजन होल विल हैव 5 पिजन। डायरेक्टली हम आंसर कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन का। और वैसे भी देखो आप n-1/m का फ्लोर फंक्शन प्लस 1, n क्या है जी 21, 21 माइनस 1 डिवाइडेड बाय m का फ्लोर फंक्शन प्लस 1, तो 21 माइनस 1, सॉरी ये 5 है ना नीचे, हाँ 21 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 20, 20 बाय 5 दैट इज 4। हाँ जी, तो 4 का फ्लोर फंक्शन ऑब्वियसली 4, 4 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 5। तो दोनों का आंसर एकदम सेम आया है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था, ये दोनों स्टेटमेंट एकदम इक्विवेलेंट है। अच्छा जी, अब देखो मैं थोड़ा सा घुमा के उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं। देखो मैं क्वेश्चन आपको क्या देता हूं, एटलीस्ट
या चलो ऐसे बोलता हूं मैं, 5 पिजन्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, 5 पिजन्स इन 1 पिजन होल, या प्रॉपर लिख देता हूं, चलो, एट लीस्ट 5 पिजन इन 1 पिजन होल एंड टोटल 5 pigeon holes, how many, या at least how many pigeons, वो उल्टा क्वेश्चन। अब आप मेरे को जरा समझाओ, at least 5 pigeons in 1 pigeon hole, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, n by m का फ्लोर फंक्शन, सॉरी सीलिंग फंक्शन, या n माइनस 1 by m का फ्लोर फंक्शन प्लस 1, दोनों बातें सेम है ना। इसकी वैल्यू आपको 5 दे रखी है जी, ये बात हुआ ना, एटलीस्ट 5 पिजन इन 1 पिजन होल, तो कितने पिजन आएंगे एक पिजन होल में, या सेम पिजन होल ऐसे बोलते हैं, इन सेम पिजन होल, ठीक है, 1 की वजह सेम बोलो, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या, वही चीज आएगी, n बाय m का सीलिंग फंक्शन या n माइनस 1 बाय m का फ्लोर फंक्शन प्लस 1, इसकी वैल्यू आपको 5 दे रखी है। टोटल पिजन, हाँ, और टोटल पिजन होल कितने हैं जी, 5 हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो m की वैल्यू आपको क्या गिवन है, अगेन 5, और अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, एटलीस्ट हाउ मेनी पिजन्स, तो एटलीस्ट हाउ मेनी पिजन्स मतलब n की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो अब वही बात है, थोड़ा हुआ ना उल्टा क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी इतना आसान नहीं है। अगर आप इस फॉर्मूले की हेल्प से देखें, देखो है ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा इजी है क्योंकि मैंने फिगर थोड़ी जान के आसान ले रखी है। तो n बाय m का सीलिंग फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या है जी, 5 है, तो n बाय 5, n की वैल्यू 5 गिवन है ना, और इसकी वैल्यू क्या है जी 5, और ये क्या है जी, सीलिंग फंक्शन, ठीक है जी, समझ में आ रहा है, मैं सिंपली वैल्यू पुट कर दी, कुछ नहीं किया। n बाय m का सीलिंग फंक्शन की वैल्यू आपको 5 गिवन थी, तो n बाय m की सीलिंग फंक्शन की वैल्यू आपके 5 गिवन है, और m की वैल्यू भी क्या थी जी 5, तो मैंने वो m की वैल्यू 5 भर दी है। हाँ जी, तो अब आप क्या बोलेंगे, अब आपको क्या चाहिए जी, एटलीस्ट हाउ मेनी पिजन्स, या थोड़ा अच्छा बोले तो मिनिमम हाउ मेनी पिजन्स बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, एटलीस्ट बोलो या मिनिमम बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मिनिमम से ना थोड़ा आपको मैथमेटिकली चीजें समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन में एटलीस्ट भी आ सकता है, प्लीज ध्यान रखना, बट इसको हम मिनिमम मान सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेरे को यहाँ पे मिनिमम n चाहिए, जिसको मैं डिवाइड करूं 5 से, और उसका सीलिंग फंक्शन लेके आंसर 5 आ जाए। अगर मैं 20 लेके आऊंगा तो 20 बाय 5 इज नथिंग बट 4, और सीलिंग फंक्शन ऑफ 4 इज नथिंग बट 4 ओनली, तो मेरे पास आंसर 5 नहीं आएगा। तो अब देखो, अब मैं n की वैल्यू 21 भर सकता हूं तो भी 5 आएगा आंसर, 22 भरूं, 23 भरूं, 24 भरूं, इन सब में ही आंसर 5 आएगा, और रादर 25 में भी आंसर 5 आएगा, है ना, क्योंकि सीलिंग फंक्शन लेना है, 25 बाय 5 इज 5 ओनली, सीलिंग फंक्शन ऑफ 5 इज 5 ओनली, तो 21 से 25 तक कोई भी नंबर भरूंगा मैं तो आंसर मेरे पास 5 ही आएगा। और मैंने आपको मिनिमम n कहा था, तो मिनिमम इन सब में से कौन है जी, 21, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा जी, 21। आई थोड़ी सी दिक्कत समझने में, दिमाग पे जोर आ रहा है ना इस टाइप से करने में, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट दूंगा कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, n बाय m वाले तरीके से करोगे तो फंसोगे, बकवास काम हो जाएगा वो। इससे देखना कितनी जल्दी मैं आंसर निकाल के दिखाता हूं, देखो भाई इससे मैं कैसे आंसर निकालूंगा। मैं अब क्या बोलूंगा, n माइनस 1 बाय m का फ्लोर फंक्शन प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे m की वैल्यू भी मैं 5 भर देता हूं। अच्छा जी, तो n माइनस 1 बाय m का फ्लोर फंक्शन दैट इज इक्वल टू 4, सीधी बात है एकदम, है ना, 1 इधर चला गया तो 4 बन गया। अच्छा जी, तो अब मेरे को मिनिमम n चाहिए, मेरे को क्या चाहिए जी, मिनिमम n। अगर आपको मिनिमम n चाहिए तो पक्की बात है n माइनस 1 मस्ट बी डिविजिबल बाय m, मस्ट बी डिविजिबल बाय m। ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपको मिनिमम n चाहिए ना तो आपको क्या ध्यान रखना है, n माइनस 1 मस्ट बी डिविजिबल बाय m, तब जाकर के मिनिमम n आएगा, नहीं तो n मिनिमम नहीं आएगा। कॉमन सेंस से मैं आपको समझाता हूं, देखो जी, n माइनस 1 बाय 5 का फ्लोर फंक्शन, इसकी वैल्यू मुझे 4 चाहिए, तो मैं n की वैल्यू क्या भरूं, मतलब मिनिमम n की वैल्यू क्या लूं कि इसका आंसर 4 आए। तो मिनिमम देखो, मैं n की वैल्यू तो पहले कोशिश करता हूं भरने की, मैं क्या क्या भर सकता हूं यहाँ पे, देखो जी, मैं यहाँ पे भर सकता हूं 21, 22, है ना, रादर यही सब वैल्यूज ही तो मैं भर सकता हूं ना। आप चेक करो, देखो 21 भरोगे तो 21 माइनस 1 दैट इज 20, 20 बाय 5 का फ्लोर फंक्शन दैट इज नथिंग बट 4,
22 minus 1 that is 21, 21 by 5 का फ्लोर फंक्शन it comes out to be 4 and so on। आप चेक कर सकते हैं क्योंकि देखो 21 by 4 सॉरी 21 by 5 करोगे तो अगर मैं n की वैल्यू 22 लेता हूं तो 22 minus 1 that is 21, 22 minus 1 is 21, 21 by 5 का फ्लोर फंक्शन, तो आप समझ पा रहे होगे 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग का फ्लोर फंक्शन इज नथिंग बट 4 ओनली। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये सब वैल्यूज में भर सकता हूं। अब ऑब्वियसली इसमें से मेरे को मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो मिनिमम वैल्यू अगेन कितनी आ रही है जी, 21 ही आ रही है। देखो मैंने यहाँ लिखी हुई है 21 आ रही है। तो अब देखो मैं यहाँ पे सिंपली क्या बोल के भाग सकता था, मेरे को ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं सिंपली देखो ये स्टेटमेंट कितनी अच्छे से मैं प्रूव करता हूँ। देखो मिनिमम एन कब आएगा, जब n माइनस 1 मस्ट बी डिविजिबल बाय m। देखो अगर मैंने n की वैल्यू 21 ले ली है तो n माइनस 1 कितना आएगा जी 20, और 20 क्या है, डिविजिबल बाय 5 है। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा कि जो भी आप n पकड़ो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट खास बात क्या है कि n माइनस 1 अगर हम लेते हैं तो n माइनस 1 मस्ट बी डिविजिबल बाय m। ठीक है जी, और ये चीज हम यहाँ पे आराम से, मैंने अभी आपको स्टेटमेंट जो लिखी है इस बात का प्रूफ आपको इसे समझ में आ रहा होगा कि जब मैं 21 लेके आऊंगा तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो रादर 21 इज द मिनिमम वैल्यू जो भी हम n की चूज कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो n माइनस 1, तो सिंपल बात मैं क्या कहूंगा कि n माइनस 1 मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। अगर n माइनस 1 डिविजिबल बाय 5 है तो मैं क्या कहूंगा, फ्लोर फंक्शन को गोली मारो, क्योंकि जब डिविजिबल होती है कोई चीज तो वहां पे सीलिंग लो फ्लोर लो सब बराबर होता है। तो मैं यहां से चुपचाप से फ्लोर फंक्शन उड़ा सकता हूं। तो मैं यहां लिखता हूं, देखो भाई n माइनस 1 बाय m, रादर m की वैल्यू क्या है 5, तो n माइनस 1 बाय 5 का फ्लोर फंक्शन ये 4 आया था। तो अब यहां से ये फ्लोर फंक्शन उड़ा दो, क्योंकि मैंने भी आपको प्रूफ किया है कि मिनिमम n कब आएगा, जब n माइनस 1 डिविजिबल बाय 5 होगा। जैसे हमने यही 21 का केस देखा था, है ना। तो वैल्यू तो बहुत सारी आ रही थी, 21, 22, 23, 24, 25, इनमें से कोई भी वैल्यू मैं पुट कर सकता था, बट हमें मिनिमम लेनी थी, और मिनिमम क्या थी 21। और 21 की क्या खास बात है, अगर मैं n 21 लेके आता हूं तो n माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 20, और 20 डिविजिबल बाय 5 निकलता है। तो पक्की बात है जी n माइनस 1 मस्ट बी डिविजिबल बाय m, तब जाकर के मैं कह सकता हूं कि वो n मिनिमम होगा। हाँ जी, तो वही बात है 21 हमारा मिनिमम आया था। अच्छा जी चलो अब यहां से देखो जी n माइनस 1 बाय 5 का फ्लोर फंक्शन था, और क्योंकि n माइनस 1 बाय 5 डिविजिबल था 5 से, तो इसलिए मैंने सीलिंग हो या फ्लोर हम उसको उड़ा सकते थे, तो इसलिए मैंने फ्लोर फंक्शन उड़ा दिया। तो फाइनली n माइनस 1 बाय 5 इज इक्वल टू 4, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 20, तो n इज इक्वल टू 21। तो देखा मैंने 21 कितनी जल्दी निकाल दिया। यहाँ पे मेरे को इतना सब कुछ कर करके देखना पड़ रहा था, वो सब टेंशन ही खत्म। अब ये सब चीजें मैंने आपको सिंपली प्रूव करने के लिए दी हैं। अब एग्जाम में आपके पास रिवर्स क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना जी, आपको सिंपली बस n माइनस 1 बाय m फ्लोर फंक्शन प्लस 1 जो भी वैल्यू दी होगी आप वो वैल्यू ले लेना। मैं सीधा यहाँ करके दिखाऊं, देखो मैं इतनी जल्दी करके दिखाऊंगा। देखो भाई n माइनस 1 बाय 5 का फ्लोर फंक्शन प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो n माइनस 1 फ्लोर फंक्शन उड़ा देना, बस ऐसे मानना है, फ्लोर फंक्शन है ही नहीं क्योंकि वो डिविजिबल होता है। तो n माइनस 1 बाय 5 इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो ये प्लस 1 उड़ाओ, इसको क्या बोल दोगे 4, तो n इज इक्वल टू सीधा सीधा आप 21 कह के भाग सकते थे। तो ये फायदा होगा आपको एग्जाम में। इतनी ज्यादा मैंने बातें एक्सप्लेन करी हैं ताकि मैं आपको सिंपल प्रूफ दे सकूं। मैं नहीं चाहता आपको कोई चीज रटवाऊं, इसलिए मैंने आपको प्रूफ के साथ समझाया कि हम फ्लोर फंक्शन को क्यों उड़ा देते हैं। तो जनरली आपको क्या करना है जी, रिवर्स क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाना है और मानना है कि फ्लोर फंक्शन है ही नहीं, बस डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व करो आंसर आएगा। बट अगर आप सीलिंग फंक्शन के थ्रू जाएंगे तो वहां पे आपको फिर वही बातें कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी और आपके दिमाग में दिक्कत आ सकती है। बेटर है कि आप ये फॉर्मूला लगा, इसलिए मैंने आपको कहा है कि इन दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो पहला फॉर्मूला n बाय m का सीलिंग फंक्शन और दूसरा फॉर्मूला n माइनस 1 बाय m का फ्लोर फंक्शन प्लस 1, और ये दोनों आंसर सेम देते हैं। ये चीज मैं अभी आपको प्रूव कर चुका हूँ, बार बार मैं बातों को बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें फिट रहे। ठीक है, आई थिंक मैंने काफी बार बोल दी ये सब चीजें। ठीक है जी, तो फाइनली हमें ये सब चीजें समझ में आ चुकी हैं, n क्या है, m क्या है एंड सो ऑन। अब बस मैं छोटा सा आपको एक बार फटाफट से प्रूफ दे देता हूं पिजनहोल प्रिंसिपल का, जो एडवांस पिजनहोल प्रिंसिपल है, क्योंकि प्रूफ देना वही बात है बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा भी ट्विस्ट होकर क्वेश्चन आएगा तो आप फंस सकते हैं। प्रूफ देने के बाद मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और फिर मैं जो क्वेश्चंस हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं पिजनहोल प्रिंसिपल के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा। ठीक है, ओके, तो मैं साइड में हो रहा हूँ, आप प्लीज इन सब चीजों को नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, और प्रूफ दे रहा हूँ आपको। ठीक है जी, हटा रहा हूं मैं इसको। ओके, तो अब मैं छोटा सा आपको प्रूफ देता हूं। ठीक है, हाँ जी, प्रूफ बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसा ही प्रूफ है जैसे मैंने आपको बेसिक पिजनहोल प्रिंसिपल में दिया था, बिल्कुल वैसा ही प्रूफ मैं आपको यहाँ देने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल वैसे ही। मतलब वो कॉम्प्लीमेंट मानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट हमारे पास फॉल्स आ गया, कॉम्प्लीमेंट फॉल्स आ गया तो एक्चुअल स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके, तो हम लोग देखेंगे प्रूफ ऑफ एडवांस्ड
पिजन होल प्रिंसिपल। हाँ जी, तो ये क्या कहता है कि इफ n इज ग्रेटर देन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इफ n इज ग्रेटर देन m, देन at least one pigeonhole will have n minus 1 by m floor function plus 1 और n by m ceiling function pigeons। ठीक है जी, तो मैं ये चीज प्रूव कर देता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है ये बराबर है, तो हमारा काम वही हो जाएगा, खत्म। ठीक है जी, ओके। तो अब मैंने क्या कहा है कि अगर n बड़ा है m से, देन एटलीस्ट वन पिजन होल विल हैव दिस मेनी पिजन्स। हाँ, will have at least these many pigeons, है ना, will have at least these many pigeons। अच्छा, तो वही बात है, प्रूव करने के लिए कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट निकालूंगा। तो कॉम्प्लीमेंट बताओ भाई, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी? at least one pigeon hole will have at least these many pigeons। तो इसका मतलब क्या होगा, उल्टा करेंगे तो every pigeon hole will have at most these many pigeons। rather at least ये कहा ना, तो प्लस वन भी मेरे को हटाना पड़ेगा, ठीक है, कम करेंगे ना हम लोग। हाँ जी, तो मैं क्या कहूंगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, every pigeonhole will have at most n minus 1 by m का फ्लोर फंक्शन pigeons। ये हो जाएगी जी हमारी स्टेटमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लस वन मैंने क्यों उड़ा दिया, आप कॉमन से सोच पा रहे हो, अगर प्लस वन मैंने साथ रख लेता तो एट मोस्ट में ये चीज आ जाती और एटलीस्ट में ये चीज थी, तो ये वाला एग्जैक्टली n माइनस वन बाय m प्लस वन, ये एग्जैक्टली वाली बात दोनों में आ जाती, तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट रह जाता। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है जी, बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए दोनों स्टेटमेंट, तो इसलिए मेरे को प्लस वन उड़ाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कि एटलीस्ट 5, तो एटलीस्ट 5 मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसका उल्टा क्या होगा जी, एट मोस्ट 5 नहीं, एट मोस्ट 4 होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। एट मोस्ट 4 का मतलब समझ गए होगे, माइनस वन करना पड़ेगा, तो इसमें से माइनस वन किया तो ये प्लस वन ऑब्वियसली उड़ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं जी, कॉम्प्लीमेंट में एवरी पिजन होल विल हैव एट मोस्ट n माइनस 1 बाय m का फ्लोर फंक्शन पिजन। अब ऐसे सोचो, अगर हम कहते हैं कि हर एक पिजन होल में ज्यादा से ज्यादा इतने पिजन्स होंगे, तो वही बात वर्स्ट केस में हम क्या कहेंगे, हर एक पिजन होल में एग्जैक्टली n माइनस 1 बाय m का फ्लोर फंक्शन पिजन्स है। ठीक है जी, एग्जैक्टली इतनी पिजन्स है। वर्स्ट केस का मतलब समझ रहे हो ना आप, वर्स्ट केस का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा भरने की कोशिश करो। देखो एटमोस्ट इतने पिजन्स हो सकते थे एक पिजन होल में, तो वर्स्ट केस का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा भरो, तो ज्यादा से ज्यादा आप कितने ले सकते हो, एग्जैक्टली इतने ले लो। ठीक है, एटमोस्ट अगर मैं बोलता हूँ कि एटमोस्ट 4 पिजन हो सकते हैं एक पिजन होल में, तो वर्स्ट केस का मतलब क्या होगा, हर एक पिजन होल में 4-4 पिजन घुसा दो, तो वो चीज हमने करी कि एग्जैक्टली n-1 पिजन हो जाएंगे एक पिजन होल में। अच्छा, अब देखो, अब मैं कोशिश करता हूं आपको सिंपल वे से प्रूव करने की। मैं वैल्यू ले लेता हूं कुछ, ठीक है, हम ले लेते हैं से n इज इक्वल टू 21 और m इज इक्वल टू 5, मतलब 21 हमारे पास पिजन्स हैं और 5 पिजन होल्स हैं। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, हाँ जी, तो 5 पिजन होल हैं। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट क्या कहेगी जी, n माइनस 1 बाय m, तो 21 माइनस 1 दैट इज 20 बाय 5 दैट इज, और उसका फ्लोर फंक्शन लेंगे तो वो 4 आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है, 21 पिजन है और 5 पिजन होल है, तो आप हर एक होल में ज्यादा से ज्यादा 4 पिजन घुसा सकते हो। और वर्स्ट केस वाली बात क्या कहेगी, एग्जैक्टली 4-4 पिजन घुसा दो। तो अगर आपने हर एक होल में एग्जैक्टली 4-4 पिजन घुसाए हैं, 5 पिजन होल हैं, तो आप कितने पिजन एडजस्ट कर सकते हो, सिर्फ 20 पिजन। समझ पा रहे हो, देखो हर एक होल में 4-4 पिजन आप एडजस्ट कर रहे हो। 4 कैसे निकाला है, 21 माइनस 1 बाय 5 का फ्लोर फंक्शन, तो 20 बाय 4 दैट इज नथिंग बट 4, 4 का फ्लोर फंक्शन 4 ही आएगा, तो ये हमने 4 लिखा है। तो हर एक पिजन होल में एग्जैक्टली 4-4 पिजन हैं, और टोटल होल्स कितने हैं जी, 5 होल्स हैं, तो हम लोग तो 20 पिजन को ही एडजस्ट कर पाएंगे। बट आपके पास कितने पिजन है, 21, तो व्हाट अबाउट में 21st पिजन, वहां पे हम लोग फंस गए। तो मतलब किसी ना किसी होल में मुझे 5 पिजन घुसाने पड़ेंगे। जो मैंने बोला कि एग्जैक्टली 4-4 पिजन से काम बन जाएगा, मेरा नहीं बनेगा, मेरे को किसी न किसी होल में 5 पिजन जरूर डालने पड़ेंगे, मतलब मेरी कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट फॉल्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट फॉल्स, तो मेरी एक्चुअल स्टेटमेंट जो पिजन होल प्रिंसिपल की थी वो ट्रू हो जाएगी। तो समझ गए ना, एग्जैक्टली अगर मैं इतने इतने पिजन घुसाता हूं तो मेरी बात नहीं बनती, मतलब किसी न किसी होल में दिस प्लस 1 पिजन मुझे डालने पड़ेंगे। तो वही तो हमारी पिजन होल प्रिंसिपल कहता है कि एटलीस्ट 1 पिजन होल विल हैव दिस प्लस 1 पिजन्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये तो मैंने वैल्यू लेके प्रूव कर दिया। और अगर आप एग्जैक्ट फॉर्मल प्रूफ चाहते हो तो फॉर्मल प्रूफ भी मैं दे सकता हूं, रादर बहुत ज्यादा फॉर्मल तो नहीं, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में तो नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल कोशिश करता हूं आपको समझाने की। देखो जी, मैं सिंपली यहाँ पे कहता हूं एग्जैक्टली n-1 बाय m पिजन्स हैं, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाली है 4, है ना,
तो n माइनस वन बाय एम का फ्लोर फंक्शन की वैल्यू मैंने 4 अभी आपको निकाल के दिखाई थी। तो अब थोड़ा उल्टा चलते हैं। अब मैं कहता हूं n माइनस वन बाय एम फ्लोर फंक्शन की वैल्यू 4 है, तो कितनी वे से आ सकती है 4। तो n की वैल्यू में क्या क्या ले सकता हूं, वैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था, 21, 22, 23, 24, 25। इन पांचों वैल्यूज में से आप कोई भी वैल्यू भर दो और माइनस वन बाय एम फ्लोर फंक्शन लोगे तो आंसर 4 आएगा। आप प्लीज चेक कर सकते हैं अपने आप। अच्छा जी, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इस ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, मैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट 21 के लिए प्रूव कर देता हूं कि फॉल्स है। अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट 21 के लिए फॉल्स प्रूव कर दी तो ऑब्वियस सी बात है 22, 23, 24, 25 इन सब के लिए भी वो फॉल्स ही होगी। समझ पा रहे हो? मतलब मैंने मिनिमम एन जो कि 21 है, देखो इन सब में से मिनिमम एन क्या है, 21, 22, 23, 24, 25, इन सब में से मिनिमम एन क्या है, 21 है। अगर मैंने मिनिमम इस 21 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट फॉल्स प्रूव कर दी तो पक्की बात है इन आगे सब इन सब के लिए भी तो फॉल्स ही आएगी। समझ पा रहे हो? मैं अभी आपको और दिखाऊंगा, अभी 2 मिनट रुको, आपको और समझ में आएगा अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा था। हाँ जी, तो फिलहाल मैं क्या कहता हूँ जी, मिनिमम एन क्या है, 21 है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले प्रूव की थी बात कि n माइनस वन बाय एम फ्लोर फंक्शन, इसकी वैल्यू मतलब हमें चाहिए, ये 4 आ रही है, तो मिनिमम n क्या लेके आएंगे, मिनिमम n कब आएगा, जब ये n माइनस वन बाय एम का फ्लोर फंक्शन इज डिविजिबल बाय m। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इस स्टेटमेंट प्रूव करी थी। तो हम सिंपली क्या कह रहे हैं कि n माइनस वन बाय एम इज डिविजिबल बाय m, सॉरी n माइनस वन इज डिविजिबल बाय m, और उस केस में हम कहते हैं कि n हमारा मिनिमम आता है और n हमें क्या चाहिए, 21 चाहिए। तो आप चेक भी कर सकते हैं, 21 माइनस वन दैट इज नथिंग बट 20, 20 बाय 5 दैट इज नथिंग बट 4, और फुली डिविजिबल हुआ है, n माइनस वन इज फुली डिविजिबल बाय m। तो पक्की बात है उस केस में हम क्या कहेंगे कि n विल बी मिनिमम। ठीक है जी, और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर मैंने मिनिमम n के लिए 21 के लिए प्रूव कर दी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट फॉल्स है, तो 22, 23, 24, 25 इन सब के लिए भी ऑब्वियसली वो फॉल्स हो जाएगी। तो चलो मैं देखो मैं अब क्या बोलता हूं। तो अब मेन बात क्या आएगी कि n माइनस वन बाय एम, और n हमें मिनिमम चाहिए, तो क्योंकि हमें n मिनिमम चाहिए तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा जी, n माइनस वन बाय एम का फ्लोर फंक्शन है तो फ्लोर फंक्शन उड़ा दो, क्योंकि ये n माइनस वन इज डिविजिबल बाय m, फ्लोर फंक्शन मैंने उड़ा दिया। अच्छा जी, तो अब मैं क्या कहूंगा कि एग्जैक्टली इतने पिजन्स हैं हर एक पिजन होल में, वर्स्ट केस की बात करें ना, एग्जैक्टली इतने पिजन्स हैं हर एक पिजन होल में, और टोटल पिजन होल्स कितने हैं जी, m है। तो हम यहां से इसको काट सकते हैं, तो टोटल पिजन्स कितने आए जी, n माइनस वन। तो मैं क्या कहूंगा कि अगर मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास n माइनस वन पिजन होने चाहिए थे, बट एग्जैक्टली मेरे पास पिजन कितने हैं जी, n है। और अगर पिजन मेरे पास n है तो पक्की बात है किसी ना किसी होल में, मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, एग्जैक्टली n माइनस वन पिजन है, तो मतलब किसी ना किसी होल में n माइनस वन बाय एम फ्लोर फंक्शन प्लस वन पिजन जरूर बैठे होंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो अब वही बात मैं अब यहाँ ऐसे बोलूंगा, देखो जी अब मैं ये बात दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब 21, क्योंकि जो मिनिमम एन था 21 के लिए मेरी ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स आ गई है कि एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली 4-4 पिजन रखोगे तो आप 20 पिजन को ही ऑक्यूपाई करवा पाओगे। व्हाट अबाउट मैं 21st पिजन में वहां फंस गया, ठीक है, मैंने अभी आपको प्रूव किया था। तो अगर 21 में मैं फंसा हूं तो पक्की बात है जी 22 में भी फंसूंगा। ऑब्वियस मैं क्या बोलूंगा कि आखिरी के 2 पिजन कहां जाएंगे, 23 में भी फंसूंगा, आखिरी के 3 पिजन कहां जाएंगे, एंड सो ऑन। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपने 21 के लिए प्रूव कर दिया तो बाकी सबका प्रूफ अपने आप आ गया। तो थिंक आपको समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे कैसे प्रूव किया है। थोड़ा सा शायद आपको डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, कोई बात नहीं, समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2-4 मिनट वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। बस इंट्यूटिव प्रूफ समझ लो, फॉर्मल प्रूफ को मारो गोली, आपको इसे इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आपको इंट्यूटिव प्रूफ आना चाहिए कि अगर 21 पिजन्स हैं और 5 पिजन होल हैं तो 4-4 पिजन वर्स्ट केस में मैं हर एक पिजन होल में घुसा सकता हूं। तो 4-4 पिजन अगर मैं घुसाता हूं तो 20 पिजन को ही ऑक्यूपाई करवा पाऊंगा, 21वें पिजन का क्या हाल होगा। तो वो पक्की बात है किसी न किसी होल में जाके बैठेगा, मतलब किसी ना किसी होल में 5 या 5 से ज्यादा पिजन जरूर होंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंट्यूटिव प्रूफ, बस बाकी चीजों को बेशक से छोड़ सकते हो आप। ठीक है, चलो दैट्स इट। तो ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मैं इससे ज्यादा इस वीडियो में नहीं कराता। जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा। प्लीज क्वेश्चंस बहुत ध्यान से करने, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं और बहुत अलग अलग टाइप के हैं। इस अकेले वीडियो से आपका काम नहीं चलेगा, ये अकेला वीडियो बिग जीरो है अगर आपने क्वेश्चंस नहीं किए तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको प्लीज बहुत ध्यान से और बहुत आराम से करना। उसमें मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा और चीजें आपको एग्जैक्टली फिर जाके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।